Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management. Unit 5th, module name is Marketing Communication. This unit is based on the promotion element of marketing mix. Promotion element comprises promotion mix or integrated marketing communication. Means a company can communicate to its customer through various communication tools like advertising, personal selling, sales promotion, publicity, direct marketing, online marketing. In the last two lectures we have discussed about advertising, publicity and sales promotion. Apart from sales promotion we have studied green marketing. Now today in this lecture we will discuss personal selling and sales मैनेजमेंट. तो सबसे पहले पर्सनल सेलिंग की क्या आएगी आपकी मीनिंग एंड डेफिनेशन. तो पर्सनल सेलिंग भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का या प्रमोशन मिक्स का एक पार्ट है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग के थ्रू भी कंपनी अपने कस्टमर से कम्युनिकेशन करती है. आपको पर्सनल सेलिंग के बारे में टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी बताया था, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था जब मैन्युफैक्चरर खुद के अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट टारगेट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग बोलते हैं. तो पर्सनल सेलिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल्स पर्सन होता है, वो कस्टमर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है और इस इंटरेक्शन के पीछे पर्पज क्या होता है कि सेल्स पर्सन जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस को वो कस्टमर्स को सेल कर सके. तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग बोलते हैं. तो AMA अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने पर्सनल सेलिंग की क्या डेफिनेशन दी है, पर्सनल सेलिंग इज ओरल प्रेजेंटेशन. आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हो, वर्बल, नॉन वर्बल. वर्बल भी टू टाइप से होता है, ओरल एंड रिटन. तो जो पर्सनल सेलिंग है वो वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है और वर्बल में भी कौन सा है, ओरल. क्योंकि आप कस्टमर के पास जाते हो तो आप ओरली बोलते हो, ओरल वर्बल स्टिमुलाई देते हो और कस्टमर भी आपको ओरली रिस्पॉन्स देता है. तो पर्सनल सेलिंग इज ओरल प्रेजेंटेशन इन ए कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर. क्योंकि जिनसे आप इंटरेक्शन कर रहे हो उन्होंने अभी आपका प्रोडक्ट है परचेज नहीं किया है, और अगर पहले कर चुके हैं तो आप दूसरी बार गए हो तो अभी तक उन्होंने परचेज नहीं किया है, तो वो आपके लिए अभी प्रोस्पेक्ट्स हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी टू बाय है और विलिंगनेस टू बाय है. तो आप एट ए टाइम एक सिंगल प्रोस्पेक्ट के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हो या एट ए टाइम एक से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स के साथ भी एक जगह पर बैठकर कन्वर्सेशन कर सकते हो. लेकिन उस कन्वर्सेशन का मोटिव क्या होता है, टाइम पास करना थोड़ी. उस कन्वर्सेशन का मोटिव होता है कि आपके पास जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को आप क्या कर सको, सेल कर सको. तो ये दो टाइप से हो सकता है. इन पर्सनल सेल्स प्रेजेंटेशन, जब आप वन बाय वन सिंगल प्रोस्पेक्ट से मिलते हो तो इसे क्या बोलते हैं, इन पर्सनल सेल्स प्रेजेंटेशन. और आप एट ए टाइम एक से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स के साथ एक जगह पर मिलते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स मीटिंग. पर्सनल सेलिंग इज ए टूल ऑफ द मार्केटिंग कम्युनिकेशन. डिकार्लो ने क्या डेफिनेशन दी है, पर्सनल सेलिंग इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन. आपको बता दिया क्योंकि कंपनी अपने कस्टमर के साथ डायरेक्टली क्या करती है, कॉन्टैक्ट करती है. तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन किस किस के बीच होता है, पेड रिप्रेजेंटेटिव. अब कंपनी के बिहाफ पर जो सेल्स पीपल है वो कस्टमर से मिल रहा है, वो फ्री में तो थोड़ी मिल रहा है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो इसके बदले में उसे कंपनी है सैलरी और इंसेंटिव्स दे रही है. तो वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, पेड रिप्रेजेंटेटिव. एंड प्रोस्पेक्ट्स दैट लीड टू परचेज ऑर्डर. तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें होता क्या क्या है, प्रोस्पेक्ट को है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बताता है, उसके बाद ऑर्डर लेता है, उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फाइड होता है और उसको रेगुलर सर्विस देकर उस कस्टमर को हमेशा के लिए कंपनी के लिए डेवलप करने की कोशिश करते हैं. अब नेक्स्ट क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग. तो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है, पर्सनल सेलिंग इज फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, ये क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन. क्योंकि आप प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हो, अपने पर्सनल है बात करने
करने के लिए नहीं जा रहे हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करने नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर प्रोडक्ट्स को सेल करने जा रहे हो, तो पर्सनल सेलिंग किसकी फॉर्म होगी? बिजनेस कम्युनिकेशन की। सेकंड, पर्सनल सेलिंग में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल में ओरल एंड रिटन। तो पर्सनल सेलिंग बेसिकली कौन सा कम्युनिकेशन होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन में ओरल वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग है वो कम्युनिकेशन की पेड फॉर्म है। जैसे कि आपको बताया एडवर्टाइजिंग भी कैसी फॉर्म है? पेड फॉर्म है। तो पर्सनल सेलिंग भी कैसी फॉर्म है? पेड फॉर्म है, क्योंकि कंपनी को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को सैलरी देनी पड़ती है, इंसेंटिव देना पड़ता है, तो कंपनी का कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन करने में पैसा खर्च हो रहा है। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग में सेल्समैनशिप का रोल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं लेकिन सेल्स पीपल एवरेज हैं तो वो मार्केट में नहीं बिकेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स एवरेज हैं लेकिन सेल्स पीपल एक्सीलेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो एवरेज प्रोडक्ट की भी क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। तो कंपनी को खाली प्रोडक्ट पर ही फोकस करने से काम नहीं चलेगा पर्सनल सेलिंग में, क्योंकि सेल्समैनशिप भी इंपॉर्टेंट होती है। सेल्समैनशिप का मतलब आर्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, वो 20 कस्टमर से मीटिंग करता है तब जाकर एक सेल्स कर पाता है। एक दूसरा सेल्स पर्सन है जो कि 5 कस्टमर्स के साथ मीटिंग करता है तो भी एक सेल कर देता है। तो किसके अंदर सेल्समैनशिप की क्वालिटी ज्यादा है? जो कम मीटिंग में ज्यादा सेल कर रहा है। तो पर्सनल सेलिंग में किसका रोल इंपॉर्टेंट होगा? सेल्समैन का। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग में जो रिप्रेजेंटेटिव्स या पर्सन इंगेज्ड होते हैं हम उनको अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। मेडिकल फील्ड में एमआर बोलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, कई जगह सेल्स एग्जीक्यूटिव्स बोल देते हैं, कई जगह सेल्स मैन बोल देते हैं, कई जगह सेल्स पर्सन बोल देते हैं, कई जगह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स बोल देते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग है वो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है, तो इसमें जो एफर्ट्स हैं उनके वेस्ट होने के चांस कम होते हैं एज कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर में दिया, या जो आपने एडवर्टाइजमेंट है वो चैनल पर दिया, तो उससे आपको ये थोड़ी पता लग पा रहा है, आपको ये तो पता चल गया कि भाई कि इस न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन 2 लाख है, तो ये एडवर्टाइजमेंट है 2 लाख न्यूज़पेपर के थ्रू घरों में गई। अब उसमें से कितनों ने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, कितनों ने उस एडवर्टाइजमेंट को कंसीडर किया, और कितनों ने उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर उस प्रोडक्ट को परचेज किया, तो इसका हमारे पास एज सच कोई रिकॉर्ड नहीं रह सकता है। तो वहां पर है वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स ज्यादा होता है। जबकि पर्सनल सेलिंग में हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि भाई आप इस महीने में 100 कस्टमर से मिले और आपने 60 कस्टमर से सेल कर दी, तो आपको पता रहेगा। तो गोल डायरेक्टेड है, इसीलिए जो पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन होते हैं उनको मंथली क्या मिलता है? टारगेट मिलता है। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग इज ए प्रोसेस। ये मैं आपको क्लास में कई बार बता चुका हूँ। प्रोसेस का मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक फिनिश पॉइंट, और बीच में जो स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स कैसे होते हैं? लॉजिकल होते हैं। तो पर्सनल सेलिंग में भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक फिनिश पॉइंट होता है, और जो बीच के स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स कैसे होते हैं? लॉजिकल होते हैं। पर्सनल सेलिंग में सेलिंग के साथ साथ कई बार हमें नॉन सेलिंग टास्क भी परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि जो सेल्स पर्सन है उसकी मेन टास्क तो क्या है? प्रोडक्ट्स को सेल करना। लेकिन कई बार क्योंकि वो कस्टमर्स के पास फील्ड में जा रहा होता है तो उसको नॉन सेलिंग टास्क भी करनी होती है कि भाई कस्टमर ने प्रोडक्ट तो खरीद रखा है लेकिन आपने अभी है क्रेडिट में दिया था, तो बचा हुआ पैसा रिकवर करने आप जा सकते हो। कई बार कस्टमर को सर्विस देने के लिए जा सकते हो। कई बार है मार्केट में सर्वे या रिसर्च करने के लिए है, कस्टमर से क्वेश्चनेयर फिल कराने के लिए भी जा सकते हो। तो पर्सनल सेलिंग में सेलिंग के साथ साथ आपको नॉन सेलिंग टास्क भी करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? कंड्यूसिव कंडीशंस फॉर पर्सनल सेलिंग। मतलब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर पर्सनल सेलिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है बजाय और कम्युनिकेशन टूल्स के। तो फर्स्ट क्या है? जो कंपनीज होती हैं वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा फोकस किस पर देती हैं? पर्सनल सेलिंग पर। क्योंकि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होंगी वहाँ पर जो लेबर है या सेल्स फोर्स है वो डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में आपको
कम रेट पर मिल जाएगा, आपको उनको वेजेज और सैलरी कम देनी पड़ेगी। तो इसलिए लेस डेवलप्ड कंट्री में जो कंपनीज हैं, क्योंकि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर कंपनी को इजीली सेल्स पर्सन मिल जाते हैं जो कि कम वेजेज पर प्रोडक्ट को सेल करने को तैयार होते हैं। तो कंपनी वहाँ पर पर्सनल सेलिंग को प्रेफर करती है। सेकंड, जब प्रोडक्ट के यूनिट प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैं कोई 1 या 2 करोड़ की मशीन है, वो एडवर्टाइजमेंट देखकर तो कभी नहीं लूँगा। उसके लिए मैं ये तो मिलूंगा कि भाई कि कंपनी से भी मिलूंगा, रिप्रेजेंटेटिव से भी मिलूंगा, कैसा प्रोडक्ट है उसको एक बार खुद आंखों से भी देखूंगा, उसका एक बार डेमो भी ले सकता हूं। तो जब प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस हाई होती है तो वहां पे पर्सनल सेलिंग है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट, जब प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है पीएलसी के, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है, तो अभी तक कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, तो आपको उस प्रोडक्ट को अवेयर कराना पड़ेगा कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में, आपको उस प्रोडक्ट का डेमो भी देना पड़ सकता है। तो उस केस में है, और कई बार जब इंट्रोडक्टरी स्टेज में होता है तो जो मिडिल मैन होते हैं वो भी आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो उस केस में आपको पर्सनल सेलिंग का यूज करना पड़ता है। जैसे यूरेका फोर्ब्स ने जब वैक्यूम क्लीनर इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो यूरेका फोर्ब ने पर्सनल सेलिंग के थ्रू घर घर जाकर है अपने वैक्यूम क्लीनर के डेमो दिए और वहां से कस्टमर्स के ऑर्डर लिए। तो वो प्रोडक्ट कैसा था? इंट्रोडक्टरी। अब वेल स्टैब्लिश्ड है यूरेका फोर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर, तो आपको रिटेल आउटलेट पर इजीली मिल जाता है। शुरू शुरू में जब टाइमेक्स ने इंडिया में वॉच डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट किया तो इंडियन मार्केट एचएमटी में था डिस्ट्रीब्यूशन, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने टाइमेक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो जब टाइमेक्स इंडिया में आई, वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में थी, तो उसने अपने खुद के रिटेल आउटलेट्स के थ्रू, खुद के सेल्समैन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्या है? when personal attention is required to meet specific customer requirement, कि जब आप एक सिंगल प्रोडक्ट को हर कस्टमर को नहीं दे सकते हो, हर कस्टमर के लिए आपको पर्सनल अटेंशन देनी पड़ेगी क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इस केस में किसकी ज़रूरत पड़ती है? पर्सनल सेलिंग के लिए। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज, आप एक सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी हर किसी को नहीं दे सकते क्योंकि हर किसी कस्टमर की एज अलग होती है, इनकम अलग होता है, पर्पज अलग होता है, तो वो सेम प्रीमियम नहीं दे सकता है। तो आपको उनको मिलकर बैठकर समझाना पड़ता है और उनके साथ उनको पर्सनल अटेंशन देकर उनको पॉलिसी सेल करनी होती है। प्रॉपर्टी की सेल हो रही है तो वहां पर भी पर्सनल अटेंशन, क्योंकि हर किसी की है, लोकेलिटी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, प्लॉट के साइज की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो आपको वहां पर भी पर्सनल अटेंशन देनी पड़ेगी। कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो यहां पर हर कस्टमर को पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी? पर्सनल सेलिंग की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, जब कंपनी है उसके कस्टमर्स हैं लिमिटेड हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में होता है, तो आपके कस्टमर पूरे इंडिया में 40, 50, 100 या 200 कस्टमर्स हैं, तो आप और वो एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है, तो आप वहीं पे ही अपना ब्रांच ऑफिस खोलकर पर्सनल सेलिंग के थ्रू उनसे क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, जो कंपनीज हैं लार्ज नहीं होती, स्मॉल होती हैं, वो अपना ह्यूज फंड एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है सेल्स फोर्स तो उसको भी रखना पड़ रहा है। लेकिन जो कंपनी स्मॉल है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगी, तो वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड होगी? पर्सनल सेलिंग के ऊपर ही डिपेंड होगी। और लास्ट आपको ये बता ही चुका हूं, जब कंपनी एक इंडस्ट्रियल मार्केट में या इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सेल कर रही है तो वो क्या यूज करती है? पर्सनल सेलिंग यूज करती है। तो आपका पर्सनल सेलिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने पर्सनल सेलिंग की मीनिंग डिस्कस की, डेफिनेशन डिस्कस की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग डिस्कस किया, और लास्ट में कंड्यूसिव एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। ड्यू टू गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी द proposition of wastage of efforts is minimum in personal selling. Thus, success rate is personal selling is higher in comparison to advertising. Means क्योंकि पर्सनल सेलिंग गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है, आपको पर मंथ का टारगेट मिलता है कि आपको इतनी सेल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस मंथ का टारगेट मिला कि आपको 30 सेल्स करनी है, तो उसके लिए आपने 80 मीटिंग्स की, तो 80 मीटिंग्स में से आपने 30 सेल्स
की, तो गोल आपका पता था और आपको पता था कि अगर मैं ज़्यादा मीटिंग करूंगा और इतनी सेल हो ही नहीं है तो मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपने हर एक मीटिंग पर क्या किया, फोकस किया। तो जो आपकी सक्सेस रेट है वो एज कंपैरिजन टू एडवर्टाइजिंग ज़्यादा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है आपने दी, लाखों लोगों ने देखी, लेकिन उससे उतने लोग हैं वो आपकी सेल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। सेकंड क्या है, एडवर्टाइजमेंट में हम डेमोस्ट्रेशन है वो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि प्रिंट मीडिया में तो कोई डेमोस्ट्रेशन का ही नहीं सकता है, उसमें तो हम केवल स्टेप्स लिख सकते हैं। और टेलीविज़न में भी 30 सेकेंड की एडवर्टाइजमेंट है वो भी बहुत कॉस्टली होती है, तो 4-5 मिनट का या 10 मिनट का डेमो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देना पॉसिबल नहीं है। तो वो हम किस में दे सकते हैं, पर्सनल सेलिंग में दे सकते हैं। जैसे कि एक फोटोकॉपियर मशीन है, कस्टमर है, फोटोकॉपियर मशीन को खरीदने से पहले उसका डेमो तो लेगा कि इसकी प्रिंट क्वालिटी कैसे है, कलर प्रिंट कैसे निकलते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कैसे निकलते हैं, इंक चेंज कैसे होती है, वन साइड प्रिंटिंग कैसे होती है, टू साइड प्रिंटिंग कैसे होती है, पेपर फंस जाता है तो कैसे निकलता है। तो ये सारा का सारा डेमोस्ट्रेशन किसके थ्रू पॉसिबल है, पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल सेलिंग में हम प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 80 कस्टमर से मीटिंग की तो आपको इतना आइडिया रहता है कि इन 80 कस्टमर्स में से ये कस्टमर्स तो इस मंथ प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ये कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि डिसीजन लेने में टाइम लगाएंगे, हो सकता है कि 1-2 साल के बाद या 1-2 महीने के बाद इस प्रोडक्ट को परचेज कर लें, और ये कस्टमर ऐसे हैं जो कि अभी इस प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम कस्टमर्स का सेग्रीगेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम पर्सनली कस्टमर से मिलकर उनको प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में पॉसिबल नहीं है। आपने रेलवे स्टेशन के बाहर अपना होल्डिंग लगाया और उस होल्डिंग को लगाने के बाद आपको ये थोड़ी पता लग रहा है कि आपके होटल में जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो इस होल्डिंग को देखने की वजह से आए या नहीं देखने की आए। हम रिसेप्शन पे कस्टमर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, भैया आपने रेलवे स्टेशन के बाहर हमारा होल्डिंग देखा था तो उसको देख कर आ रहे हो क्या आप। तो हम एडवर्टाइजमेंट में है वो प्रोस्पेक्टिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग है वो फ्लेक्सिबल है। एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश में ही आएगा, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो उसको नहीं समझ पाएगा। एडवर्टाइजमेंट हिंदी में आ रहा है, कोई इंग्लिश समझता है हिंदी नहीं समझता तो उसको समझ में नहीं आएगा। पर्सनल सेलिंग है क्योंकि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम कस्टमर के अकॉर्डिंग कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर वो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में या डायलेक्ट में बोल रहा है तो हम भी उसके साथ उसी लैंग्वेज या डायलेक्ट में बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को भी हम कस्टमर के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। कोई फर्स्ट टाइम है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में सुन रहा है तो हो सकता है कि आपको प्रेजेंटेशन में ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि आप उसको पूरा डेमो दे रहे हो। आप किसी दूसरे कस्टमर के पास गए, आप उसको डेमोस्ट्रेशन देने लगे तो वो क्या बोलेगा कि हाँ पिछले महीने भी आए थे आपके एक एग्जीक्यूटिव, तो डेमो तो मैंने पूरा सुन लिया था, प्राइस पर बात नहीं बनी, अब सीधे आप प्राइस पर आ जाओ। तो उस केस में आप अपने प्रेजेंटेशन को कट शॉर्ट कर डायरेक्ट सीधे किस पर आ जाते हो, प्राइस वाले पोर्शन पर आ जाते हो। नेक्स्ट क्या है बेनिफिट आपका एडवर्टाइजमेंट का, कि जो ऑब्जेक्शंस हैं और जो क्वेरीज हैं प्रोस्पेक्ट की वो हम इमीडिएट सोल्व कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्योंकि वन वे है, टेलीविजन पर कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है उसमें आपको उस प्रोडक्ट के बारे में समझ में नहीं आया तो आप रिप्लाई करोगे तो टेलीविजन से है आपको वापस रिप्लाई नहीं मिलेगा। या फिर आप है न्यूज़पेपर में कोई प्रोडक्ट की ऐड देख रहे हो, वो ऐड आपको समझ में नहीं आई, आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उस ऐड से और समझ में नहीं आएगा, आपको कंपनी कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके सामने होता है तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको डेमोस्ट्रेशन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा समझ सकते हो, आपको फीचर्स में कोई डाउट है नहीं समझ में आया तो आप दोबारा समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड साउंड पर्सनैलिटी है ट्रेमेंडस रोल इन गेटिंग सक्सेस इन पर्सनल सेलिंग। कई बार होते हैं भाई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो एडवर्टाइजमेंट से हमको कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा
कि हम उस प्रोडक्ट को परचेज करें। लेकिन जब पर्सनल सेलिंग में सेल्स पर्सन इफेक्टिव है, उसकी पर्सनैलिटी डोमिनेंट है, हमने उसे बुलाया था और वो हमारे सारे सवालों का जवाब दे रहा है, हमारे सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहा है, तो कई बार हम उसकी इस वजह से ही उसको सेल दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास मना करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और नेक्स्ट क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग CRM इज बिकमिंग पॉपुलर नाउ दीज डे। तो जब सेल्स पर्सन है वो कस्टमर के पास बार बार विजिट कर रहा है, वेदर सेल के लिए या वेदर फॉलोअप के लिए, तो कस्टमर्स के साथ उसके रिलेशंस स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, पर्सनल रिलेशन बन रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता है और कस्टमर का कंपनी से जुड़ाव भी होता है। अब नेक्स्ट आ जाएंगी पर्सनल सेलिंग की लिमिटेशंस। तो फर्स्ट क्या है, हाई कॉस्ट। सिंपल सी बात है, पर्सनल सेलिंग के लिए आपको सेल्स फोर्स रखना पड़ेगा। सेल्स फोर्स रखना पड़ेगा तो वो फ्री में काम करेगा नहीं, उसको रिम्यूनरेशन देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, बोनसेस देने पड़ेंगे, तो आपकी कॉस्ट लगती है। सेकंड क्या है, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। पर्सनल सेलिंग है वो हर जगह करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है या लेस डेवलपिंग कंट्रीज है या हमारे कस्टमर्स लिमिटेड हैं, वहाँ पर्सनल सेलिंग पॉसिबल है। लेकिन जहाँ पर मास मार्केट है, FMCG प्रोडक्ट है, जहाँ पर हमारे कस्टमर्स एक जगह पर कंसंट्रेटेड नहीं है, वहाँ खाली पर्सनल सेलिंग के थ्रू मार्केट को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और नेक्स्ट क्या है, स्कैरसिटी ऑफ स्किल्ड सेल्स पर्सन्स। पर्सनल सेलिंग किस पर डिपेंड करती है, सेल्स पर्सन पर, सेल्स पर्सन की सेल्समैनशिप पर। अगर सेल्स पर्सन इफेक्टिव है तो वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल कर कर आपका मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आपकी सेल्स टीम इफेक्टिव नहीं है तो वो आपकी मार्केट में पोजीशन को डाउन भी कर सकती है। तो ऐसे स्किल्ड सेल्स पर्सन का मिलना स्कैरिसिटी यानी कि कमी रहती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन है वो स्किल्ड सेल्स फोर्स की कमी से जूझ रही होती है। ये पर्सनल सेलिंग की क्या होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। थैंक यू वेरी मच।